ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਸੁਣ ਰਹੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਪਡੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰਾਜਕਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਲਮੰਡ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਅਭਿਜੀਤ ਕੁਲਕਰਨੀ ਜੀ ਉਹ ਜੁੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟ੍ਰੇਡ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉਹ ਮਾਹਰ ਨੇ। ਅਭੀ ਕੁਲਕਰਨੀ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ। स्वागत है, सत श्री अकाल जी। थैंक यू राजकरणवीर, सभी सुनने वालों को सत श्री अकाल। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਅਭਿਜੀਤ ਕੁਲਕਰਨੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਮਿਕਸ ਐਂਡ ਮੈਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਐਲਮੰਡ ਬੋਰਡ ਆਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਨੰਬਰ ਰਹੇਗਾ 408 272 5200 4082725200 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰਸ ਆ ਅਪਡੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। USDA NRCS ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਜ਼ਮੀਨ, ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੰਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ NRCS ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਲਮੰਡ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਮੋਡੈਸਟੋ ਬੇਸ ਨੇ। ਸੋ ਐਲਮੰਡਸ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਆਰਡਰ, ਉਸ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਐਲਮੰਡ ਗਰੋਵਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਟ੍ਰੇਸੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 408 272 5200 408272 5200 ਦੇ ਉੱਤੇ। अभी कुलकर्णी जी, मेरा पहला क्वेश्चन जो आपसे रहेगा, सो एलमंड बोर्ड ऑफ कैलिफोर्निया, एवरी ग्रोवर नोज अबाउट इट। व्हाट्स द स्ट्रक्चर ऑफ ABC, एलमंड बोर्ड ऑफ कैलिफोर्निया? स्ट्रक्चर इसका कैसा है? फेडरल मार्केटिंग ऑर्डर जो जिसके बारे में बहुत सुना है, वो क्या चीज है, और ABC का स्ट्रक्चर कैसे है उसके अंडर? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत सही सवाल। तो फेडरल मार्केटिंग ऑर्डर जो है ये USDA की सुपरविजन के अंडर होता है, और सिंपल टर्म्स में बोला जाए तो ये एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो ग्रोअर फंडेड है। तो ग्रोअर्स जो भी कमोडिटी हो, आलमंड्स हो, वॉलनट्स हो, जिनकी भी जो फेडरल मार्केटिंग ऑर्डर है, तो वो उनके प्रोडक्शन पे कुछ असेसमेंट देते हैं कि हर एक पाउंड पे इतने इतने सेंट्स। तो ये सारे एक कॉमन आ जाते हैं, और वो इंडस्ट्री के टोटल इंडस्ट्री के लिए बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो चाहे फिर मार्केटिंग हो या प्रमोशन हो या एजुकेशन हो, तो ये ब्रॉडली ये स्ट्रक्चर होता है कि ये उसको मार्केटिंग ऑर्डर बोला जाता है, और ये USDA के सुपरविजन के अंडर होता है। तो USDA हर चीज में इंस्पेक्ट करती है कि आप ये जो फंड्स ग्रोअर्स से इकट्ठा कर रहे हो, तो उसको आप कैसे खर्च कर रहे हो। जो आप जब आप कहते हैं कि हम रिसर्च कर रहे हैं, तो ये रिसर्च पे ही जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं। जब प्रमोशन करते हैं वो वहीं पे जा रहे हैं या और उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि टॉपिक के हिसाब से 5, 6, 7 कमिटीज बनाई जाती है। तो आलमंड बोर्ड में इस समय 6 कमिटीज है। तो चाहे वो है कम्युनिकेशन कमेटी है, जिसमें हमारे अर्शदीप जी कमेटी मेंबर है। फिर मार्केटिंग की एक कमेटी है। फिर जो टेक्निकल एंड रेगुलेटरी इश्यूज जो सारे होते हैं, जो मैं हैंडल करता हूँ, उसकी एक अपनी कमेटी है। तो ऐसे 5-6 कमेटी होती है, और जो कमेटी मेंबर है वो सारे इंडस्ट्री से आते हैं। तो चाहे वो ग्रोअर हो या कुछ प्रोसेसर हो। तो एज अ स्टाफ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम जो भी कुछ जो इश्यूज हम देखते हैं, तो वो हम कमेटी की तरफ लाते हैं कि भाई ये हमारे इंडस्ट्री के सामने इश्यूज है, तो क्या कर सकते हैं, और कुछ सॉल्यूशन प्रेजेंट करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली इसका जो डिसीजन होता है वो होता है कमेटी का, और ये सारी कमेटी फिर रिपोर्ट करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। तो उसमें जो
8-10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं और फिर जो सीईओ है, इस वक्त हमारे सीईओ है क्लैरिस टर्नर, तो वो सारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिर कमेटी की इनपुट लेके फिर फाइनल डिसीजन करते हैं कि भाई मार्केटिंग में इस प्रोजेक्ट के लिए क्या किया जाए, फिर फंड्स अप्रूव करे या ना करे। सिमिलरली जो रेगुलेटरी इश्यूज में जो आ रहे हैं उसका क्या किया जाए। तो अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग जो होती है वो इंडस्ट्री से आती है, जो भी कमेटी मेंबर होते हैं, और इस 5-6 कमेटी को कुल मिलाकर तकरीबन एक 200 इंडस्ट्री मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, जो कमेटी मेंबर्स हो या वॉलंटियर्स हो या तो जब आप सुनेंगे कि आलमंड बोर्ड ने ऐसे-ऐसे किया या ये डिसीजन लिया, तो ये स्टाफ का डिसीजन नहीं होता है, ये कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का डिसीजन होता है। स्टाफ उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करता है। सो जो बोर्ड मेंबर्स हैं और जो कमेटी मेंबर्स आर दे आर ओवरलैपिंग, या ये कमेटी में डिफरेंट लोग हैं, बोर्ड में डिफरेंट लोग हैं? यूजुअली डिफरेंट लोग होते हैं क्योंकि हर एक कमिटी और जो बोर्ड मेंबर है उनका अपना-अपना बिज़नेस भी होता है। जैसे मैंने कहा कुछ लोग आलमंड ग्रोवर्स हैं, कुछ प्रोसेसर्स हैं, तो ये उनके फुल टाइम अपना-अपना बिज़नेस सँभाल के फिर ये भी वो कमिटी में काम करते हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे भी काम करते हैं। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो फिर इलेक्शन से चुने जाते हैं इंडस्ट्री के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में से। तो तो इस वजह से वो ऑलमोस्ट 2 जॉब्स हो जाते हैं उनके लिए। उनका अपना बिज़नेस जो भी हो और प्लस ये कमिटी मेंबरशिप या बोर्ड ऑफ डायरेक्टरशिप जो होती है। तो इस हिसाब से ज़्यादातर हम ओवरलैप नहीं देखते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होगा। अगर आप 2-3 कमिटी में हो और आपका अपना आलमंड ग्रोइंग बिज़नेस हो तो आपके लिए वो बहुत टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, राइट नाउ आलमंड बोर्ड कितने सेंट्स ले रहा है पर ग्रोवर से? अभी 3 सेंट्स है पर पाउंड में, और मेरे ख्याल से ये बहुत सालों तक ऐसे ही ये रेट कायम रहा है। सिर्फ़ एक 3 या 4 साल पहले थोड़ा इंक्रीज़ किया था स्पेशल मार्केटिंग के लिए। मेरे ख्याल से 3 से 4 सेंट पर गया था, लेकिन 2 साल पहले वो फिर वापस 3 सेंट पर आ गया। हुँ, हुँ। तो शुरू से में ये 3 सेंट पे ही है। ओके। अ स जब हम मार्केटिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं अभी कुलकर्णी जी भी, अ, सो इसमें जो जैसे आपने बताया डिसीजंस ऐसे लिए जाते हैं, ऐसे इनपुट ली जाती है। अ, सो राइट नाउ जब डिसीजन लिए जाते हैं, सो ग्रोवर्स की इनटेक कितनी होती है? कितना उनसे डायरेक्टली जो बात की जाती है, हुँ। या जो सिर्फ़ जो कमेटी के ग्रोवर्स हैं, उनकी ही सुनी जाती है? मैं कहूँगा ये ओवरलैप है उसमें थोड़ा-सा। हुँ, तो हुँ। हम डायरेक्टली भी सॉलिसिट करते हैं इनपुट ग्रोवर से, जो चाहे ग्रोवर मीटिंग्स अटेंड करेंगे या फिर जो हमारी जो ग्रोवर कम्युनिकेशन कमिटी है, तो वो जाके सारे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जाके कहेंगे कि भाई ये कुछ इश्यूज़ पे हम काम कर रहे हैं, तो आपका क्या सजेशंस है या आपके कुछ इनपुट है? और फिर जो एक्चुअल कमिटी मेंबर्स में जो ग्रोवर है, उनसे भी इनपुट लिया जाता है। तो ये दोनों तरीके से आता है। ज़ाहिर है हम तकरीबन 7,006 से 600 700 ग्रोवर्स है टोटल आलमंड ग्रोवर्स अभी। तो ये इतना मुश्किल है कि सभी की तरफ पहुँच जाए और सभी की इनपुट ली जाए क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ईच एंड एवरी ग्रोवर को पहुँचने तक। हुँ, तो हुँ। ज़्यादा तो वो कहता है ऐसा होता है कि ये जो ग्रोवर्स जो ज़्यादा ऑलरेडी इन्वॉल्व होते हैं इंडस्ट्री में, जैसे आपके पंजाबी ग्रोवर ग्रुप है, उनमें से बहुत सारे इन्वॉल्व है इश्यूज़ के लिए, और जो कमिटीज़ में अपने आप को वॉलंटियर करेंगे या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए इलेक्शन में रहते हैं, तो उनसे ज़्यादा आता है क्योंकि वो ऑलरेडी इसमें ध्यान दे रहे हैं कि क्या इश्यूज़ है, क्या इनपुट है हमारी एक्सेट्रा। तो इस थोड़ा तो ये दोनों तरीके का होता है, लेकिन मोस्टली ये जो कमिटी के ग्रोवर्स है उनसे ज़्यादा आती है। ओके। अ, सो जो कमेटी के ग्रोवर्स हैं, आर दे मोस्टली लाइक बिग कमर्शियल फार्मर्स और देयर फैमिली फार्मर्स? बोथ, मैं कहूँगा दोनों है, क्योंकि जो जितनी सीट्स हैं उनको एलोकेट करता है कि ये सभी के सभी बेस बिग ग्रोवर्स ना हो जाए, तो उनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में एलोकेट करते कि फैमिली फार्मर्स भी आए थोड़े,
फिर जो बड़े हैं वो भी थोड़े आए, तो एक मिक्स आता है कि उनका इनपुट उनके हिसाब से, जो फैमिली ग्रोवर्स है उनका इनपुट भी उनके हिसाब से, क्योंकि इश्यूज थोड़े अलग-अलग होते हैं जब आपकी स्केल डिफरेंट होती है। तो इस हिसाब से हम ये ट्राई करते हैं कि थोड़ा डाइवर्सिफ़ाई करें और फिर डिफरेंट साइज़ के ग्रोवर्स आए कमिटी में। ओके। यूजुअली क्या उनकी फीडबैक, क्या उनकी इनपुट रहती है जब आप क्योंकि मेन मकसद हर एक एलमंड ग्रोवर का है मेरी जो हार्वेस्ट है उसका प्राइस अप जाए, हाई जाए, उसको बेटर रिटर्न्स जड़े जो बिल्कुल। मिले। सो क्या इनपुट आप सुनते हैं, क्या मोस्टली आपको सुनने को मिलता है? बहुत सारा सुनने को मिलता है और ये इश्यूज़ पर डिपेंड ऑन होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे कि मेरी कमिटी का मैं एग्ज़ाम्पल लूँ, तो मैं टेक्निकल और रेगुलेटरी इश्यूज़ में ज़्यादा इनपुट और इन्वॉल्व होता हूँ। हुँ, हुँ। तो हम जब लेके आते हैं कि ऐसे-ऐसे इश्यूज़ हो रहे हैं, तो और उसके सॉल्यूशन ये है कि हम अ, कैसे रेगुलेटरी एजेंसी के साथ कोऑपरेट करें, कैसे उनको एजुकेट करें कि भाई ये हमारे ग्रोवर्स जो है ये सारे इश्यूज़ फेस कर रहे हैं रेगुलेशंस की वजह से, तो उनको एजुकेट कैसे करें। मार्केटिंग ऑर्डर का ये मैं भूल गया पहले कहना कि उसकी एक ख़ासियत है कि हम लॉबिंग नहीं कर सकते। ये मार्केटिंग ऑर्डर का जो स्ट्रक्चर है उसमें उसका रूल है कि यूएसडीए आपको लॉबी करने की अलाउड नहीं करता है। तो हम किसी भी एजेंसी के को जाके नहीं कह सकते कि भाई ये आप रूल बदल लीजिए। हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा डेटा है और ये डेटा कुछ कह रहा है और बाकी डिसीजन मेकिंग फिर आपको उनको उनके ऊपर सोच लें कि वो डेटा देख के अपने आप समझ जाए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन ओपनली हम नहीं कह सकते कि आप ये करें या वो करें। तो हम जो इश्यूज़ लेकर आते हैं फिर कमिटी के पास, तो फिर कमिटी के वाले जो अपने-अपने हिसाब से उनका जो अपना एक्सपीरियंस है, तो वो इनपुट देते हैं कि भाई आप इस एजेंसी को जाके बात कीजिए या फिर आप इस मीटिंग अटेंड कीजिए या फिर हमें कुछ ब्रोशूर्स डेवलप करने चाहिए जो हम फिर डिफरेंट एजेंसीज़ को भेज सकते हैं कि एजुकेट करने के लिए। तो जो भी उनके अपने-अपनी तरीके से वो डिस्कशन हो जाता है कमिटी में। तो सभी लोग जब कमिटी में आते हैं तो वो एक टेबल पे बैठ जाते हैं, जो भी 7, 8, 9, 10 लोग हैं कमिटी में। और जब भी कोई टॉपिक आता है तो ये फ्री ओपन डिस्कशन हो जाता है सभी कमिटी मेंबर की में कि क्या स्टेप्स है और कैसे उसको हम डील करेंगे। तो ये एक एक किसी आदमी का डिसीजन नहीं होता। तो ये सभी अराउंड द टेबल फिर जाके डिस्कस करते हैं कि भाई ये हमारी राय है, फिर दूसरा लोग कहते हैं कि ये हमारी राय है, फिर तीसरा बोलता है ये हमारी राय है। फिर हुँ, हुँ। कंसेंसस हो जाता है और उससे फिर डिसीजन हो जाता है। सो जो कंसेंसस है एट दैट सेम टाइम इन दैट मीटिंग तभी होता है कि बाद में कंसेंसस बनाया जाता है? बाद में भी हो जाएगा, बाद में भी हो सकता है, क्योंकि सभी 10 लोग एग्ज़ैक्टली सेम राय तो नहीं हो सकता जनरली, लेकिन हम दैट्स द पॉइंट ऑफ द कमिटी। या तो लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा फिर हम ये कह सकते हैं कि सभी एंगल से सोच के फिर अ, कौन-सी सबसे बेनिफिशियल स्ट्रैटेजी हो जाएगी हमारे लिए, तो ये हम फीडबैक लेते हैं और कभी-कभार अगर डिसीजन नहीं हुआ एक्चुअल कमिटी में, तो फिर हम उसको सेपरेट वर्किंग ग्रुप्स बना लेते हैं हुँ, विदिन हुँ। द कमिटी। तो फिर कोई डिसीजन बनाने के लिए बनाने से पहले हुँ, कुछ और ज़्यादा फिर सोच चाहिए, फिर और ज़्यादा डिस्कशन, कुछ ज़्यादा रिसर्च या इनपुट चाहिए। हुँ, हुँ, फिर हम सिर्फ वर्किंग ग्रुप बना सकते हैं और फिर बाद में डिसीजन ले सकते हैं। तो ये हुँ। दोनों तरफ चलता है। अच्छा, जब आप कहते हैं अभी लॉबिंग नहीं कर सकते, रेगुलेशन चेंज करने के लिए नहीं कह सकते। बिल्कुल। अ, आलमंड ग्रोवर्स के मनी से ये जो आलमंड बोर्ड है, ये मार्केटिंग ऑर्डर जो बेसिकली चल रहा है, जितना भी ओवरहेड है, सभी की जो सैलरीज़ और हुँ, हुँ। जो सब कुछ उसी से जो पे हो रहा है। बिल्कुल। अगर अगर ग्रोवर्स कह रहे हैं भी ओके दिस इज समथिंग नीड टू बी चेंज देन हु चेंजेस इट लाइक आप सिर्फ डाटा प्रेजेंट कर देंगे अगर प्रेशर नहीं डाल सकते तो कैसे चेंज करेगा कौन चेंज करेगा? तो ये तो तो हम 2 तरीके से काम करते हैं इसमें। एक एक तो है हम कहेंगे सॉफ्ट प्रेशर कहेंगे या सॉफ्ट स्ट्रैटेजी। हम्म जैसे मैंने पहले कहा कि हम एजुकेट कर सकते हैं, लॉबी नहीं कर सकते। तो हम हम्म एजुकेशन के लिए जितना सारा इम्पोर्टेंट डेटा है, वो कलेक्ट करेंगे।
क्योंकि क्या होता है अक्सर आप जब एजेंसी में जाएँगे किसी को डिस्कशन करने के लिए, किसी भी टॉपिक पे, हुँ, चाहे वो वाटर हो या एयर क्वालिटी हो या पेस्टिसाइड्स हो, तो सबसे पहले वो आप कहेंगे कि आपके पास डेटा है क्या? जो आप भी जो बात कह रहे हैं उसको बैकअप करने के लिए। हुँ, तो हुँ, उसके लिए डेटा होना बहुत ज़रूरी है। तो हम एक वो करते हैं, आपके पास अगर सॉलिड डेटा है तो आपकी पोज़ीशन ऑलरेडी सॉलिड है। दूसरे एंगल से हम ऐसे करते हैं कि जो हमारी जो सिस्टर एजेंसी है आलमंड अलायंस, जो आपके सारे लिसनर्स ने मेबी सुना होगा उनका नाम। हुँ, हुँ, तो ये सिस्टर एजेंसी है, वो फेडरल मार्केटिंग ऑर्डर नहीं है, तो उनको ये उन पर बंधन नहीं है कि वो लॉबी करेंगे या नहीं, तो उनके थ्रू जा सकते हैं कि अगर कुछ इश्यूज़ है जहाँ पे हमें पोज़ीशन लेनी है, लेकिन हम डायरेक्टली नहीं ले सकते, लेकिन आलमंड अलायंस ले सकता है। तो हम हुँ। थ्रू आलमंड अलायंस जो हमारा कोलैबोरेशन है, तो फिर हम उनको वो डेटा, टॉकिंग पॉइंट देते हैं और वो फिर जाके एजेंसी के बात कर सकते हैं और कहेंगे कि नहीं हमको ये अच्छा नहीं लगता है, या जो भी कुछ पोज़ीशन है वो ओपनली पोज़ीशन ले सकते हैं क्योंकि उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्योंकि वो मार्केटिंग ऑर्डर है नहीं। सो जो आलमंड अलायंस है वो एबीसी से रन होती है? नहीं, वो कंप्लीटली सेपरेट है। तो टोटली उनको डिफरेंट। उनका अपना-अपना स्ट्रक्चर है, उनकी अपनी मेंबरशिप है, उनकी सारी फ़ीस है। हुँ, हुँ, उनका और हमारा कोलैबोरेशन का एग्रीमेंट है, क्योंकि ये इस इंडस्ट्री को रिप्रेज़ेंट के लिए ये वो भी फ़ॉर्म हो गए थे। हुँ, हुँ। तो वो हमारे साथ जॉइंटली काम करते हैं और जैसे भी हमें कुछ पोज़ीशन लेने की सिचुएशन आएगी, तो वो हमारे लिए मदद करते हैं। हू मेक दीज़ रेगुलेशंस? रेगुलेशंस बनाता कौन है? यूएसडीए बना रहा है या उनके ऊपर जो लॉ मेकर्स हैं वो बना रहे हैं? हू इज़ मेकिंग द रेगुलेशंस फॉर द इंडस्ट्री? तो ये तो एजेंसी पर डिपेंड होता है। एजेंसी और आपका जो भी कोई टॉपिक है, तो कुछ रेगुलेशंस तो ज़ाहिर है कैलिफ़ोर्निया स्टेट से आते हैं क्योंकि हमारे ग्रोइंग यहाँ पे है। हुँ, तो हुँ। कैलिफ़ोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर सीडीएफए उनसे कुछ आता है। बहुत सारे डिसीज़न जो पेस्टिसाइड से रिलेटेड है, वो डिपार्टमेंट ऑफ पेस्टिसाइड रेगुलेशन सीडीपीआर से आते हैं। और फिर जो सेंट्रल वैली में बहुत सारे अभी नए एयर क्वालिटी के और रेगुलेशन है, वो एयर रिसोर्स बोर्ड, तो टॉपिक के हिसाब से वो एजेंसी बदलती है, तो वहाँ से रेगुलेशन आते हैं। और ज़ाहिर है कि उनके ऊपर जो है तो वो लेजिस्लेटर्स होते हैं, तो फिर वो जो है कैलिफ़ोर्निया की सेनेट हो या फिर अगर फेडरल जो होती है फॉर एग्ज़ाम्पल ईपीए, तो उनके ऊपर जो कैलिफ़ोर्निया सॉरी यूएस कांग्रेस हो या यूएस सेनेटर्स हो, तो उनकी सुपरविज़न होती है। तो ये मल्टी लेयर्ड होता है कि कौन डिसाइड करता है। ओके। अगर कोई भी यहाँ पे कैलिफ़ोर्निया में आलमंड ग्रोवर है, वो एबीसी का पार्ट है? ही बिल्कुल, और शी हैज़ टू बी अ पार्ट ऑफ इट, कांट गो विदाउट इट? नहीं, जी नहीं। तो ये उसका जब फेडरल मार्केटिंग ऑर्डर एस्टेब्लिश हुई थी 1950 में, तो वो उसका एक रूल ये था कि जितने भी सारे आलमंड्स कैलिफ़ोर्निया में पैदा होंगे, ग्रो होंगे, हुँ, हुँ। दे हैव टू बी वो अ, फेडरल मार्केटिंग ऑर्डर के अंदर आने चाहिए। हुँ, हुँ, हुँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो जो भी आप अगर कैलिफ़ोर्निया में आपका आलमंड फार्म हो गया, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप आलमंड बोर्ड के अंडर आते हैं। सो जो आलमंड है वो आपके थ्रू ही बेचे जा सकते हैं मतलब? हाँ, तो अब ज़ाहिर है हम तो बेचते नहीं हैं, हुँ, लेकिन हुँ। जो भी आलमंड ग्रोवर है वो जितने भी हमारे तकरीबन 101 प्रोसेसर्स हैं अभी, हुँ, हुँ। उनके थ्रू मार्केट हो जा सकते हैं। तो आप डायरेक्टली किसी को बेच नहीं सकते। अच्छा, या सो जो वो भी जो आपके साथ मार्केटिंग जुड़े का हुए पैकर्स हैं उनको ही बेचने हैं। उनके ही बेचने हैं। और ये स्ट्रक्चर बहुत सिमिलर है बाकी की जो फेडरल मार्केटिंग और आप देख सकते हैं। तो वॉलनट्स का भी यही है। अगर आप वॉलनट फार्मर हैं, हुँ, हुँ। आप वॉलनट प्रोसेसर के थ्रू ही जा सकते हैं और फिर हुँ, हुँ। एवोकाडो का भी फिर वही है, चेरी का वही है। तो एक फेडरल मार्केटिंग ऑर्डर का एक कॉमन ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है हुँ, हुँ, हुँ। कि जो जिस एरिया के लिए जो फेडरल और मार्केटिंग ऑर्डर बनी है, तो वो ग्रोवर्स वहीं के प्रोसेसर्स के थ्रू जा सकते हैं। हुँ। डायरेक्टली उसके बाहर नहीं जा सकते। जब आपने पहले बोला था भी इलेक्टेड पोज़ीशंस रहती हैं, सो हाँ। जो 6000 से ज़्यादा ग्रोवर्स हैं, वो ही सिर्फ़ इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं? हाँ, बिल्कुल, ये सारे ग्रोवर्स के ही होते हैं, क्योंकि असेसमेंट उनके तरफ से आती है, तो वोटिंग का राइट भी उन्हें ही होता है।
जब भी कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इलेक्शन होता है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, तो उस डिस्ट्रिक्ट में जो भी ग्रोअर्स हुए वो वोटिंग के लिए एलिजिबल होते हैं। और उसका प्रोसेस ये होता है कि यूएसडीए ये हैंडल करती है, हम डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते, क्योंकि ये न्यूट्रल पार्टी, थर्ड पार्टी उसको हैंडल करती है, ताकि कोई ये ना कह सकते कि हाँ, ये आलमंड बोर्ड ने कुछ इन्फ्लुएंस किया या ऐसा किया, वो वैसा किया। तो यूएसडीए अपने हिसाब से वो हैंडल करती है, वो फिर जो भी वोटिंग बैलेट्स है वो अपने आप से भेजते हैं, और फिर वो कलेक्ट करके जो टैबुलेट करते हैं वो सब यूएसडीए के अंडर होता है। ओके, सो हम आपके जो मेन काम है टेक्निकल और ट्रेड इश्यूज के ऊपर आप कुलकर्णी जी काम करते हैं। सो राइट नाउ मार्केट में क्या इश्यूज हैं, क्या एक्सपोर्ट के इश्यूज हैं? सो क्योंकि बेसिकली कैलिफोर्निया का जो एलिमेंट है वो सारा बाहर ही जाता है। इन इन हाउस भी कुछ यूज होता है कि ज्यादातर बाहर ही जा रहा है? हाँ, बहुत सही सवाल। तो अब ओवरऑल देखा जाए तो तकरीबन 75%, 70 to 75% बाहर जाता है एक्सपोर्ट, और अबाउट 25-27% यूएस में बेचा जाता है। तो उसका इम्पैक्ट ये होता है कि आपका 3/4 अगर एक्सपोर्ट हो जाए बाहर, तो जो भी एक्सपोर्ट कंट्रीज़ के जितने अपने-अपने रेगुलेशंस होते हैं, कायदे होते हैं, उनका भी इम्पैक्ट हमारे इंडस्ट्री पे होता है। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पर लीजिए कि अगर हम जापान पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं या कोरिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर जापान ने कुछ नया रूल इम्प्लीमेंट किए या कोरिया ने कुछ रूल्स चेंज किए, तो उसका हम पर इम्पैक्ट होता है, क्योंकि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट मार्केट्स हैं। तो इस तरह से हमको ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी हमारे मेजर मार्केट है, यूरोपियन यूनियन हुआ, इंडिया, जापान, कोरिया, और अभी हाल ही में मिडल ईस्ट जो बढ़ रहा है मार्केट वहाँ पे, तो वहाँ के रूल्स क्या है एक्सपोर्ट्स के लिए, और उसकी हमारे इंडस्ट्री पर क्या इम्पैक्ट हो सकती है। तो बाय एंड लार्ज ये हमको देखना पड़ता है, क्योंकि हर एक कंट्री का अपना-अपना रूल होता है, जो चाहे वो पैकेजिंग के हिसाब से हो या कस्टम्स रेगुलेशन हो या डॉक्यूमेंटेशन हो या प्रोसेसर की रजिस्ट्रेशन के हिसाब से हो, वो अपने-अपने अलग होता है। तो जो भी अपना-अपना जो मार्केट है, एक्सपोर्ट करने से पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि उस मार्केट की क्या रेगुलेशन है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर इंडिया में एक्सपोर्ट करना है यहाँ से, तो इंडिया की फ्यूमिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो फ्यूमिगेशन के बिना आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप फ्यूमिगेशन के बिना एक्सपोर्ट करें और फिर वो कंटेनर वहाँ पे आ गया, तो फिर रिजेक्शन हो जाएगा और फिर आपको वापस लाना पड़ेगा। तो उसका बहुत सारा खर्चा है, आपका टाइम भी फिर वेस्ट हो जाता है। तो ये अवॉइड करने के लिए आपको पहले से ही ध्यान रखना पड़ता है कि क्या-क्या उस मार्केट की रेगुलेशंस है। तो हमारा जो डिपार्टमेंट है वो उसका प्राइमरी काम ये है कि हम ये मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि डिफरेंट मार्केट्स में क्या-क्या चल रहा है, और फिर इंडस्ट्री को बताएँगे कि आप अगर इस मार्केट में जाना चाहते हो तो इसका आप ख़्याल रखें कि आपने ये सारी चीज़ें कंप्लाई कर रहे हैं। ओके, सो सो जो एलमंड बोर्ड का काम है रेगुलेशंस को जानकर वो पैकर्स को बताना कि ग्रोवर्स को बताना? दोनों है, प्राइमरीली जो तो एक्सपोर्ट प्रोसेसर्स के ज़रिए होता है, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोसेसर्स को हम बताएँगे, क्योंकि आप अगर मान लीजिए आप इंडिया में हैं और आप इंपोर्ट कर रहे हैं कैलिफोर्निया से आलमंड, तो आपको तो ग्रोवर्स का पता नहीं है कि कौन से ग्रोवर्स से आपकी कंसाइनमेंट आई है। तो आप चाहेंगे जिनसे भी आपने खरीदा है कैलिफोर्निया से, तो जो है प्रोसेसर्स। तो आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है प्रोसेसर्स को, कि आप बताएँगे कि ये हाँ, या हमारी कंसाइनमेंट में ये हुआ है। तो इस हिसाब से हम पहले प्रोसेसर्स को एजुकेट करते हैं कि भाई आप जिस मार्केट में जा रहे हो इसका ये है, रूल्स है, तो आप उसका ख्याल रखिए। और फिर प्रोसेसर्स अपने हिसाब से फिर ग्रोवर्स को जो भी ग्रोवर्स से उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उस ग्रोवर्स को वो बताएँगे कि भाई हाँ, ये इस मार्केट में हम जाना चाहते हैं, तो हम क्वालिटी हो या ग्रेड हो या जो भी और कुछ पैरामीटर्स हो कॉन्ट्रैक्ट के, तो उस हिसाब से आप इसका ख्याल रखिए। जो प्राइस तय होता है लाइक हु सेट्स द प्राइस? लाइक प्राइस सेट कौन करता है जब
जहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, लाइक हम्म। ईयू को बोला आपने, इंडिया, जापान, कोरिया, मिडिल ईस्ट और एनी मार्केट, हु सेट्स द प्राइस? तो प्राइस तो ये आप मार्केट के सिचुएशन से सेट होता है, तो आलमंड बोर्ड उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि हमारा वो रोल नहीं है प्राइस सेटिंग या उसमें वो तो टिपिकली जो भी मार्केट कंडीशंस है, अगर मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है और उसमें प्राइस से फ़ायदा मिल रहा है, तो वो अपने आप मार्केट में से प्राइस डिपेंड होता है। तो ये तो पैकर जो रहते हैं वो डिसाइड करते हैं, सो बेसिकली दैट जो हाँ, तो हैंडलर चलिए है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मान लीजिए आप यूरोप में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर यूरोपियन मार्केट में बहुत डिमांड चल रही है, तो पैकर्स देख लेंगे कि मार्केट सिचुएशन क्या है, उस हिसाब से वो प्राइस एडजस्ट करेंगे। ओके, तो जनरली हाँ, तो ये मार्केट के हिसाब से पैकर्स में होता है। व्हाट्स द रोल ऑफ एलमंड बोर्ड हियर? सो आपका क्या रोल है जब जहाँ जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, यहाँ से एलमंड वहां पे जा रहा है, हुँ, सो हुँ। आपका फिर इसमें क्या रोल रहता है? तो आलमंड बोर्ड का रोल इसमें से ये है, सपोर्ट का रोल है। हम प्राइस में इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि ये बी टू बी, बिज़नेस टू बिज़नेस डिसीजन होते हैं कि आप आपके कस्टमर कितना आपको पे करना चाहते हैं, वो उनके और आपके कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान है, तो हम उसके बीच में इन्वॉल्व नहीं होते। हमारा रोल आपको सपोर्ट करना है कि जो भी इंडस्ट्री, तो मैंने यूरोप के एग्ज़ाम्पल लिया है, तो यूरोप के जो भी रूल्स है वो आपको इन्फॉर्म करना, और यूरोप में प्रमोशन और मार्केटिंग कैंपेन्स कैलिफोर्निया आलमंड्स के लिए करना, ताकि डिमांड ज़्यादा बढ़े। उस हिसाब से हम सपोर्टिंग रोल में जाते हैं, लेकिन प्राइसिंग के यहाँ से हम इन्वॉल्व नहीं होते। वो कंप्लीटली प्राइवेट डिसीजन होता है कि क्या क्वालिटी है, फिर उस क्वालिटी के हिसाब से किस प्राइस पे बेचा जाए एक्सेट्रा, वो सब पैकर्स का डिसीजन होता है। तो हमारा रोल प्राइमरीली कैसा है कि हमारी इंडस्ट्री के लिए हम जो भी आपका रास्ता है वहाँ पे वो साफ किया, तो रूल्स के हिसाब से या प्रमोशन के हिसाब से या वहाँ की जो एजेंसीज है उनको बात करके ये करेंगे कि हमारी इंडस्ट्री को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इस हिसाब से हम सपोर्टिंग रोल में जाते हैं। ओके, हाउ डू यू डिसाइड, एलमंड बोर्ड कैसे डिसाइड करना है कौन सी मार्केट में प्रमोशन करनी है, कौन सी मार्केट अभी हॉट है? हाउ टू डिसाइड भी ये मार्केट गुड है कैलिफोर्निया के एलमंड के लिए? हम्म। तो ये आप मार्केटिंग डेटा पर देख सकते हैं, तो हम भी वही ट्रैक करते हैं कि देखिए कि, कौन से मार्केट में कितनी डिमांड है। तो ट्रेडिशनली आप देखेंगे तो यूरोप हमारा हमेशा हमारा नंबर वन मार्केट रहा है। कितने परसेंट? अभी उसको तकरीबन 25% मार्केट है उसका। ओके, और एक 2 साल पहले तक यूरोप नंबर वन था, लेकिन अब नंबर टू है, और इसकी ओके, वजह है इंडिया। क्योंकि ओके, इंडिया और एशिया ब्रॉडली, एशिया पैसिफिक रीजन आपको इंक्लूड करेंगे, तो जापान, कोरिया, इंडिया, वो मार्केट, चाइना, तो वो अब यूरोप से ज़्यादा हो गया है। क्योंकि इंडिया में लास्ट मैं कहूँगा 10-15 साल में ऑलमोस्ट डबल हो गया है मार्केट वहाँ का। कितने परसेंट हो गया अभी? अभी इंडिया और टोटल एशिया पैसिफिक का मिलाकर कुछ 28% हो गया है। टोटल जो 75% जा रहा है उसमें से 28%? नहीं, टोटल टोटल सेल्स के, टोटल सेल, तो ओके, 100% में से 28% वहाँ जाएँगे, हाँ। वहां जा रहा है, ओके। और यूएस का देखा जाए एज़ अ स्टैंड अलोन मार्केट, तो यूएस तकरीबन 27% है हमारे, ओके, 27 तो ऑलमोस्ट एशिया पैसिफिक के बराबर। तो ये जो बराबर 3 रीजन है, यूरोप, यूएसए डोमेस्टिक और एशिया पैसिफिक इंक्लूडिंग इंडिया, है। हम्म। ये 3 मेजर हमारे मार्केट थे। तो कुल मिलाकर 85% यहीं पे हो गए आपके। ओके, ये 3 मार्केट्स में। बिल्कुल। और फिर जो बाकी के 15% है वो फिर थोड़े मिडल ईस्ट में, थोड़े साउथ अमेरिका में, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, और कुछ मार्केट में जाते हैं। ओके, सो ये तो एस्टेब्लिश्ड मार्केट्स हैं अभी, जहाँ पे डिमांड लगातार कंटिन्यूसली चल रही है। आपने जैसे बोला अभी डबल भी हो गई। सो एलमंड बोर्ड क्या कोशिशें कर रहा है नई मार्केट ढूंढने के लिए? तो अभी हमने नई मार्केट को हाल ही में, मैंने कहा लास्ट ईयर, यूएसडीए के थ्रू आरएपीपी रैप नाम की एक प्रमोशन कैंपेन था, रीजनल एग्रीकल्चर प्रमोशन प्रोग्राम। हम्म। और उसका एम ये था कि जो भी हमारे यूएस कमोडिटी, सिर्फ कैलिफोर्निया की नहीं बल्कि यूएस कमोडिटीज जो है एग्रीकल्चर, उनको नई मार्केट में ढूंढने के लिए मदद की जाए।
तो हमने भी अप्लाई कर लिए और आलमंड इंडस्ट्री के लिए तकरीबन 2.3 मिलियन मेरे हिसाब से, नो सॉरी आई टेक इट बैक, मेरे ख्याल से 13 मिलियन मिली टोटल। और नई ये मार्केट। फंडिंग मिली $13 मिलियन, ओके। ये 5 साल के लिए है। और इसका इस्तेमाल किस लिए करना चाहिए कि तो नई मार्केट एक्सप्लोरेशन, वहाँ पे क्या-क्या ज़रूरत है, फिर वो मार्केट ओपन करने के लिए क्या एक्टिविटीज़ चाहिए। तो इस हिसाब से हमने देख लिए, फिर रिसर्च किया कि भाई अभी 13 मिलियन तो सभी मार्केट में नहीं जा सकते, क्यों इतने भी ज़्यादा नहीं है। तो जो 3 या 4 की मार्केट्स जो पॉपुलेशन को देखें, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, उनकी इनकम कितनी है वहाँ पे, ये सारा देख के हमने 3 या 4 मार्केट्स चुन लिए कि इस मार्केट में स्कोप है। तो फिर वो रहे कौन ब्राज़ील, से मार्केट चुने हैं? तो ब्राज़ील हुआ, फिर मोरक्को, तुर्की में बहुत बढ़ रहा है, इंडोनेशिया में बहुत बढ़ रहा है। तो ये जो सारे मार्केट है, तो हमने यहाँ देख लिया कि यहाँ पे पॉपुलेशन सेंटर बहुत ज़्यादा है, उनके इनकम्स धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं। वहाँ पे हेल्थ कॉन्शियस थोड़ा-थोड़ा बढ़ रहा है, इसलिए नट्स की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, तो वहाँ पे ज़्यादा चांस है। तो हमने कहा ठीक है, वहाँ पे देखते हैं कि आलमंड्स को कैसे मार्केट किया जाए। वो मार्केट जो ट्रेडिशनली हम नहीं थे, तो वो ओपन करेंगे। तो ओके। इस पर अभी काम शुरू हो गया है लास्ट ईयर। सो कोई मार्केट खुली है इनमें से, लाइक कुछ एक्सपोर्ट होना शुरू हुआ है इन हाँ, जो अभी मार्केट्स का नाम लिया है? थोड़ी-थोड़ी ट्रिकल शुरू हो गया है। तो मोरक्को अभी बहुत अच्छी चल रही है। इनफैक्ट मोरक्को आप 10 साल पहले देखते तो टॉप 15 या टॉप 20 में भी नहीं थी, और अब टॉप 10 में है। तो उनका रीजनली आलमंड्स की बहुत पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, और उनको उनके कल्चर में भी उनका पार्ट था आलमंड्स का। जैसे आप इंडिया की ले लो, इंडिया के सभी लोग फ़ैमिलियर होते हैं आलमंड से, क्योंकि ये 3-4 हज़ार साल से हम फ़ैमिलियर है आलमंड से। तो मोरक्को में भी ऐसे ही कल्चरल फ़ैमिलियरिटी है, तो उसका फ़ायदा उठाते हुए हमने कहा कि इस मार्केट में पोटेंशियल है, तो वो बढ़ रही है वहाँ पे। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਐਲਮੰਡ ਗਰੋਵਰ ਹੈ, ਐਲਮੰਡ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਭੀ ਕੁਲਕਰਨੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਨੰਬਰ ਹੈ 4082725200, 4082725200, 4082725200। जो मार्केट्स अभी गुड चल रही हैं एलमंड के लिए, ऑब्वियसली जो कंट्रीज और एलमंड ग्रो कर रहे होंगे वो भी उस मार्केट पे आंख रखे होंगे हुँ, हुँ। भी। उस कंपटीशन को कैसे निगेट आप कर रहे हैं टू मेक श्योर भी कैलिफोर्निया के जो एलमंड ग्रोवर्स हैं हुँ, हुँ। उनके लिए ये मार्केट जो अच्छी है बनी रहे? बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल। तो इसके लिए उस मार्केट में एजुकेशन की ज़रूरत होती है, और जब हमने ये नए मार्केट देखने शुरू किए थे, तो उसका उसमें से एक स्ट्रैटेजी ये थी कि लोकल जो भी आपके ट्रेड है वहाँ पे, उनको कैलिफोर्निया आलमंड की अच्छी क्वालिटी के लिए कैसे एजुकेट किया जाए। तो हमने बहुत सारे टेक्निकल टूल किट्स डेवलप किए कि जो डिफरेंट वैराइटीज़ होते हैं आलमंड्स के यहाँ की, उसकी ग्रेड पैरामीटर्स, क्वालिटी पैरामीटर्स, ये वो सारे मिलके हमने बहुत सारे टेक्निकल टूल किट्स डेवलप किए, और वहाँ जाके हमने पार्टिसिपेट किए थे डिफरेंट इवेंट्स में, जहाँ आप उनके जो मेजर ट्रेडर्स है या आपके जो वहाँ के मेजर रिटेलर्स है, जो आपके की बायर्स बनेंगे फ्यूचर में, तो उनसे जाके मीटिंग्स कर लिए, फिर उनसे डिस्कस किए कि ये इन्फॉर्मेशन है, ये आलमंड्स की सारी क्वालिटी है। कैलिफ़ोर्निया की रेगुलेशंस कितनी टफ होती है, वो उनको बताया जाएगा कि जब आप कैलिफ़ोर्निया आलमंड्स लेते हो, तो उसके पीछे एक सॉलिड क्वालिटी की कमिटमेंट होती है। तो ये सारी एजुकेशन की हमने पूरी स्टेप्स किए थे पहले, कि अपने आप को डिस्टिंग्विश करने के लिए कि जो बाकी के ओरिजिन से है, वो भी उस मार्केट में आना चाहेंगे, तो उनसे हम कितने अच्छे हैं ये बताने के लिए ये सारा एजुकेशन के लिए हमने प्रिपेयर किया। ओके। एक कॉलर है, आप उनसे बात करते हैं। वरिंदर जी, हाँ जी, सत श्री अकाल वरिंदर जी। सत श्री अकाल राजकर्णी जी, सत श्री अकाल कुलकर्णी जी, नमस्कार। सत श्री अकाल।
सत श्री अकाल जी, बहुत सारा प्रोग्राम लेके आओ गुरकरण जी। ਤੇ मेरा क्वेश्चन कुलकर्णी जी ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਵੀ कुलकर्णी जी, अगर कोई, जैसे मैं इंडिया में बॉम्बे में मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट फर्म में काम किया था। हम लोग वाशिंगटन एप्पल इंपोर्ट करते थे बहुत ज्यादा। जी, अच्छा। तो मैं अभी कैलिफोर्निया में हूँ, तो मैं यहाँ से आलमंड एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ। तो आप कंपनी सेटअप में या कुछ किस तरह की हेल्प कर सकते हैं कुछ? जी, जी, बिल्कुल। तो मैंने ज़िक्र किया था पहले शो में कि हमारे तकरीबन 101 प्रोसेसर्स हैं। उनमें से कुछ जो है वो इंडिया मार्केट में एस्टेब्लिश्ड है, तो हम उनको आपको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। और फिर आप सभी से या जो 3-4 है उनसे आप बात कर सकते हैं कि आपकी, और इन्फॉर्मेशन फिर उनसे ले सकते हैं कि भाई आपकी प्रोडक्ट ऑफरिंग क्या है, आपकी जो भी कोई रिक्वेस्ट होगी क्वालिटी के हिसाब से या प्राइसिंग के हिसाब से, तो आप 3-4-5 लोगों से बात कर सकते हैं और फिर एस्टिमेट लगा सकते हैं कि इनमें से कौन 1-2 लोग हैं जो उनके साथ आप फिर कॉन्ट्रैक्ट या रिलेशनशिप बना सकते हैं। लेकिन या आप थ्रू राजकरणवीर और अर्शदीप के थ्रू हमें ईमेल से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है जी। कोई फोन नंबर है कुलकर्णी जी जहाँ पे कॉल कर सकते हो या बात कर? जी, बिल्कुल, मैं वो अर्शदीप और राजकरणवीर को देता हूँ और वो थ्रू आपके दे सकते हैं। ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਲਿਓ ਜਾਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੈਕਟ करा देंगे ਤੁਹਾਨੂੰ। जो ठीक है। सभी हमारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वो शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। So following on this, अभी कुलकर्णी जी, like just like जो इन्होंने बात पूछी, अगर मैं या आप या कोई भी हुँ, हुँ। ग्रोवर से सीधा एलमंड लेके ऐसे बेच सकता है? जी नहीं, क्योंकि हमने Why? पहले डिस्कस किया थी जो फेडरल मार्केटिंग ऑर्डर के थ्रू आप डायरेक्टली ग्रोवर से नहीं खरीद सकते। तो ग्रोवर्स जो होते हैं वो कैलिफोर्निया के जो भी प्रोसेसर होते हैं, उनके थ्रू जाते हैं। और जो भी इंपोर्टर है इंडिया में हो या किसी भी और मार्केट में है, उनको डायरेक्टली सिर्फ़ आप प्रोसेसर्स के थ्रू ही खरीद सकते हो। So ग्रो हुँ। क्या एक ग्रोवर खुद प्रोसेसर भी बन सकता है? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, या आपके साथ सिर्फ रजिस्टर करना है एज ए ग्रोवर और एज ए प्रोसेसर? क्योंकि और हाँ, तो प्रोसेसर्स क्या होते हैं वो उनके अपनी-अपनी प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ वो एस्टैब्लिश करते हैं। इन शेल हो या शेल, जो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। और अगर वो आप अपना इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप बिल्कुल वर्टिकली इंटीग्रेटेड जैसे कहते हो। तो कुछ इंडस्ट्री में वैसे है जो ग्रोवर्स भी है और उनका अपना-अपना प्रोसेसिंग का प्लांट भी है। तो एज़ अ प्रोसेसर आप बिल्कुल रजिस्टर कर सकते हो एज़ अ ग्रोवर और प्रोसेसर। ठीक है। कुलकर्णी जी, एक ब्रेक लेंगे हम। सो ब्रेक के ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖेंगे। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਓ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆ ਅਭੀ ਕੁਲਕਰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਐਲਮੰਡ ਬੋਰਡ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 408 272 5200। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਪਡੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਜਕਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਲਮੰਡ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਅਭੀ ਕੁਲਕਰਨੀ ਜੀ। ਕੁਲਕਰਨੀ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਹੈ 408 272 5200 4082725200। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਮਰੀਕਨ ਗਰੋਵਰਸ ਗਰੁੱਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸਾਡਾ ਅਭੀ ਕੁਲਕਰਨੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਿੰਟ ਬਚੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜੀ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। राजकरण जी सत श्री अकाल से अभी जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल अर्शदीप जी, कैसे हैं? बढ़िया जी बढ़िया, आप बताएं जी। अभी जी आप पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम निकाला। मुझे पता है आप ट्रैवल कर रहे हैं, फिर भी टाइम निकाला इस प्रोग्राम के लिए। मेरे दो क्वेश्चन है जी। एक तो है जो ये जो ज्यादा क्वेश्चन हमें जो आते हैं ना पंजाबी अमेरिकन ग्रोवर्स ग्रुप में, हम पीपल आस्क कि हमें अब क्या प्लान करना चाहिए, है ना। तो उस एंगल से जो मेरा क्वेश्चन ये है, आप कैसे देखते हैं आज से 5 साल में आलमंड मार्केट यहीं रहेगी, एक्सपैंड करेगी बाय वॉल्यूम? ऑफ कोर्स राइट, प्राइस हम नहीं देख सकते कैसा होगा। बाय वॉल्यूम ये श्रिंक होगी, इंक्रीज होगी? जो सिग्मा के इम्पैक्ट है, अगर लैंड निकल जाती है वहाँ प्रोडक्शन से तो श्रिंक होगी, मतलब कि आप कैसे देखते हैं इस सारे सिनेरियो? तो हमारी जो प्रोडक्शन रिसर्च कमिटी है ना, इसी टॉपिक को देखकर कुछ रिसर्च किया था कि और मॉडलिंग की थी कि अगले 5-10 साल में लैंड वाटर का जो भी इम्पैक्ट होगा रेगुलेशन के हिसाब से, तो उसका क्या होगा। तो एक साइड पे है ये जो नेगेटिव प्रेशर, तो लैंड कम हो सकती है या वाटर सप्लाई कम हो सकता है। और दूसरी तरफ जो है वो कहूँगा कि पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है कि नई वैरायटीज आ रही है जो हायर प्रोड्यूसिंग है, हायर यील्डिंग है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो मॉडलिंग था वो ये कहता है कि प्रोडक्शन फ्लैट हो जाएगा, तो इंक्रीज भी ज़्यादा नहीं होगा लेकिन कम भी ज़्यादा नहीं होगा। ऑफ कोर्स ये मॉडलिंग की बात है, रियलिटी में देखेंगे कि कितना इम्पैक्ट होता है अगले 5 साल में रेनफॉल के हिसाब से, फिर वाटर अवेलेबिलिटी के हिसाब से जो भी होगा उसका ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन सिर्फ मॉडल की तरफ देखा जाए तो कह सकते हैं कि ये एवरेज हो जाएगा, जो अभी जो करंट लेवल है हमारी वो रह जाएगी, तो ज़्यादा कम नहीं हो जाएगी। जो लेटेस्ट अभी जी सॉरी अर्श मैं विच पूछने लगा, एक लेटेस्ट रिपोर्ट है फ्रेस्नो बी दी अभी कुलकर्नी जी भी इन 2024 216 फार्म बैंकरप्सीज ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੋਟਲ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਓਵਰਆਲ ਇਨ USA। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵਿਦ ਮੋਸਟ 17 ਫਾਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਈਆਂ। Almond the prices, jo commodity prices are, they fluctuate a lot. For last few years, they have been pretty low. Like growers had to put money from their pocket to keep it running. So for the future, like jo small farmers, how can they stay in business if these regulations, no new markets to sell to, or no high prices which can give them return? So how can ABC help with that? बिल्कुल। तो बिकॉज ये प्रॉब्लम तो बहुत मल्टी फैसेटेड है, तो उसके सॉल्यूशन भी मल्टी फैसेटेड है। तो जैसे हमने पहले बात की थी कि हमें पता है कि जो एग्जिस्टिंग मार्केट है वो मोर और लेस सैचुरेट हो गए है, तो इसीलिए हमने फिर वो नए मार्केट्स ढूंढना शुरू कर दिए कि फिर मोरक्को हो या ब्राज़ील हो, इंडोनेशिया हो, बांग्लादेश, चाहिए कि जो अपने ट्रेडिशनल मार्केट्स से बाहर निकल के कुछ नए मार्केट्स चाहिए, ताकि जो भी हमारा फ्यूचर प्रोडक्शन हो उसके लिए जगह हो। रेगुलेशंस के हिसाब से देखा जाएगा तो वो तो ऑन गोइंग है हमारा वो टास्क।
कि जो एजुकेट करना है कि इसका क्या इम्पैक्ट हो जाएगा। फिर वो रेगुलेटर्स की बात करेंगे, जो भी हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कैलिफोर्निया स्टेट के हो या फेडरल लेवल पे हो, सेनेटर्स, कांग्रेसमैन, उनको बात करके ये दिखा कि भाई ये जो नए रेगुलेशंस आ रहे हैं उनका ये इम्पैक्ट हो सकता है आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो उनको एजुकेट करना वो भी चल रहा है कि ताकि वो भी इन्वॉल्व हो जाए और कुछ कर सके। और फिर मार्केट का कुछ कुछ हद तक तो हमारे कंट्रोल में है नहीं, कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जैसे 5 साल पहले कोविड आ गया अचानक, वो किसी को भी उसकी ये नहीं थी, तो अचानक सब मार्केट कोलैप्स हो गया। फिर इन्फ्लेशन शुरू हो गया, फिर शिपिंग और लॉजिस्टिक्स का कुछ 1 साल तक उसका सब इम्पैक्ट हो गया। तो ये कुछ अनफोर्सीन फैक्टर्स है, वो तो हम इतना नहीं कर सकते हैं, बस इतना कर सकते हैं कि उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए एक और भी हमने देखना शुरू किया कि डोमेस्टिक मार्केट पे कैसे और एक्सपैंड करें। तो पहले हमने बताया कि डोमेस्टिक तकरीबन एक 27-28% है टोटल के। तो उसको ज़्यादा कैसे बढ़ाएँ? अगर एक्सपोर्ट मार्केट पे कुछ इम्पैक्ट हो सकता है, तो वो हम यहाँ ज़्यादा देख सकते हैं। तो इसके लिए एक नई जो स्ट्रैटेजी हमारी नई सीईओ है, जो क्लेरिस्टन है, उन्होंने की कि हम सिर्फ़ आलमंड बेचने के सिवाय कुछ और भी नए प्रोडक्ट कैसे डेवलप कर सकते हैं, उसको देखा जाए। तो सभी को मालूम है आलमंड मिल्क तो अभी बहुत पॉपुलर है, लेकिन उसके अलावा और क्या-क्या हो सकता है? तो फिर चाहे वो बेकिंग सेक्टर में हो या कुछ और इंग्रेडिएंट्स में हो, क्योंकि आप देखें कि प्लांट बेस्ड फूड का जो सेक्टर है वो बहुत फ़ास्ट बढ़ रहा है। तो उसमें हम इम्पोर्टेंट रोल कर सकते हैं आलमंड्स, क्योंकि आलमंड्स बहुत वर्सेटाइल है। तो आप बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स डेवलप कर उसमें आलमंड यूज़ कर सकते हैं। बटर हो, ऑयल हो, फिर ग्लूटेन फ्री मैदा हो या जो भी हो, उसको आप आलमंड बेस से डेवलप कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हम देख रहे हैं कि हम क्या-क्या और उसकी डिमांड बढ़ने के लिए क्या-क्या कर सकते हैं। तो सिर्फ़ कौन से प्रोडक्ट पे अभी काम चल रहा है? बहुत सारे देख रहे हैं हम। तो मैं जैसे कहा कि आलमंड्स 14 डिफरेंट फॉर्मुलेशंस में अवेलेबल हो सकता है। तो आलमंड्स तो अपना इन शेल है, शेल है। उसके अलावा फिर आप उसको बटर की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, ऑयल की फॉर्म में, फिर आपको ब्लेंच्ड, स्लाइस्ड, डाइस्ड, पाउडर, फ्लावर, बहुत सारे 14 टोटल फॉर्म है। तो हिसाब से हम बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट से हम देख रहे हैं कि हम बेकिंग सेक्टर में कैसे जाए, फिर हम फूड सर्विस सेक्टर जो यूनिवर्सिटी के जो कैंटीन्स होते हैं या कंपनीज़ के कैंटीन्स होते हैं, वहाँ पे हम कैसे जाएँ? क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होती है। लोगों को वो अक्सर दिखाई नहीं देता कि हम सिर्फ़ जो रिटेल स्टोर्स है, सेफवे हो या कॉस्टको, हम सिर्फ़ वो देखते हैं। लेकिन ये जो आउट ऑफ साइट वाले जो अ, कस्टमर है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, तो वो हम देखना शुरू कर रहे हैं। तो हम उनके साथ बात कर रहे हैं कि जो कॉर्पोरेट शेफ़ है, उनके साथ मिल के कि भाई आप आलमंड आप इस तरह से की इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि ज़्यादातर वो शेफ़ फिर रिकमेंड करते हैं, उनकी जो भी कंपनी में वो आप काम करते हैं या रेस्टोरेंट में काम करते हैं, कि हाँ, ये हम प्रोडक्ट हमारी लाइन में ला सकते हैं। तो इस तरह से कुछ चल रहा है। जी, अर्श अपना अगला क्वेश्चन पूछ लो ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅਰਕਨ ਜੀ ਇਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੱਗਦੀ ਆ ਵੀ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੀ ਰਹੂਗੀ ਜਿੰਨੀ ਹੁਣ ਜਾਂ ਇਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੈ 5, 10, 20%? So that was my question. तो उसका मैं कहूँगा तो जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया था कि हमारा मॉडल ये दिखाता है कि प्रोडक्शन स्टेबल रहेगा और वर्ल्ड वाइड भी प्रोडक्शन इतनी बढ़ने का चांस नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और स्पेन जो हमारे मेन कॉम्पिटिटर्स है, उनके ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है। उनके यहाँ भी लैंड लिमिटेड है, उनके यहाँ भी पानी लिमिटेड है। तो ओवरऑल वर्ल्ड प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो उस हिसाब से लेकिन डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग हेल्थ कॉन्शियस बन रहे हैं और फिर ये डिस्कवर कर रहे हैं कि भाई आलमंड्स हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और फिर प्लांट बेस्ड सेक्टर मैंने कहा बहुत अच्छा बढ़ रहा है। तो इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि
डिमांड बढ़ेगी और प्रोडक्शन इतना स्टेबल है, तो इस हिसाब से आपको प्राइस में भी उसका फर्क नजर आएगा। सो पिछले 1-2 साल में कितना प्राइस बढ़ा है? एग्जैक्टली तो मुझे पता नहीं क्योंकि मैं डायरेक्टली प्राइस नहीं सकता, वो दूसरे डिपार्टमेंट के, लेकिन एटलीस्ट मैं कहूँगा 30-40% से तो बढ़ गए हैं, जितना और 2023 बढ़ेगा? और जरूर बढ़ेगा। या जो ट्रेड के इश्यूज चल रहे हैं, टैरिफ्स का जो चल रहा है, उसका क्या असर रहेगा? टैरिफ का जी तो ऐसा है कि वो अनप्रेडिक्टेबल है। आप सभी लोग आप न्यूज़ देखते हैं कि आज एक न्यूज़ है, कल दूसरी न्यूज़ है टैरिफ का। मैं यही कहूँगा कि पहले जो 4-5 महीने में बाकी के इंडस्ट्री के ऊपर जितना इम्पैक्ट हुआ है, उस हिसाब से कैलिफोर्निया आलमंड्स पे इतना नहीं हुआ है। क्योंकि अभी भी जितने जो टैरिफ्स या काउंटर टैरिफ्स हो रहे थे, उसमें आलमंड्स इतना इन्वॉल्व नहीं था। हम्म। हमारे जो की मार्केट्स है यूरोप, उसमें अभी तक आलमंड्स पर कुछ टैरिफ नहीं लगे हुए। उन्होंने दिसंबर में उनका प्लान है आलमंड्स पे कुछ टैरिफ डालने का। हम्म। लेकिन हमारी फिर यही होगी ख्वाहिश कि बिटवीन नाउ और दिसंबर जो भी डिस्कशन चल रहा है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन और यूरोपियन एडमिनिस्ट्रेशन में, तो कुछ एग्रीमेंट हो जाएगा और फिर टैरिफ की नौबत आएगी ही नहीं। एलमंड बोर्ड क्या इन्फ्लुएंस कर सकता है ऐसे डिसीजन? इसमें बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि ये पॉलिटिकल लेवल पे है। हम जैसे मैंने पहले कहा था कि ये डायरेक्टली कुछ करना मुश्किल है, लेकिन इनडायरेक्टली हम मदद कर सकते हैं कि जो भी डिसीजन मेकर्स है उनको ये एजुकेट करना कि अगर ये आपने कहा कर दिया और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है इंडस्ट्री पे। हम्म। और तो हमने ये ऑलरेडी टॉकिंग पॉइंट्स बनाना शुरू कर दिया है कि जो भी सेनेटर्स हो या जो यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है उनके लिए कि भाई अगर ये हो गया तो हमारी इंडस्ट्री पर कितना ऊपर हो गया। और सिर्फ हमारी इंडस्ट्री पर ही नहीं है डायरेक्टली, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री बहुत सारी जॉब सपोर्ट करती है, तो हम्म। डायरेक्ट इनडायरेक्टली तो उनके ऊपर भी जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, जो भी ट्रकिंग सेक्टर हो गया हो या फिर जो पोर्ट्स में है, वो जो प्रोसेसर्स है, जो सारे जो हम जो एंसिलरी सेक्टर्स बोलते हैं, जो आलमंड्स की सप्लाई पर डिपेंड करते हैं, तो उन पर भी कुछ नेगेटिव। तो ये सारी हम एजुकेशन के लिए टॉकिंग पॉइंट्स डेवलप कर रहे हैं कि एज फार एज पॉसिबल हमारी ख्वाहिश होगी कि अवॉइड कर सके, और उसके लिए हम उनको ये बता देंगे कि ये नेगेटिव इम्पैक्ट्स है, तो आप इसका पहले एनालिसिस कर लीजिए डिसीजन करने से पहले। सो बहुत सारे ग्रोवर्स का आपसे एबीसी से ये सबसे बड़ी जड़ी शिकायत वही रही है, जब प्राइसेस बहुत ज्यादा कम थे तो दे डिडंट सी एनी एफर्ट्स भी वो उसको प्राइस को इंक्रीज करने के लिए कुछ एफर्ट्स उनको दिखे नहीं। ग्रोवर्स का ये भी शिकायत थी भी हम डायरेक्टली आपसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो आप क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर? बिल्कुल नहीं, ग्रोवर्स की शिकायत दुरुस्त है मैं कहूँगा, क्योंकि पिछले 4-5 साल आप जो देखा जाए तो वो सभी के लिए टफ थे, सिर्फ आलमंड ग्रोवर्स के लिए, और उसके लिए एक्सटर्नल फैक्टर्स थे, जैसे कोविड हुआ, फिर जो शिपिंग लॉजिस्टिक क्राइसिस मैंने जिक्र किया था, इन्फ्लेशन हुआ, तो वो सभी के लिए टफ थे। तो हम बिहाइंड द सीन्स तो ऑफ कोर्स काम कर रहे थे, लेकिन बिकॉज ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम था, सिर्फ कैलिफोर्निया के लिए या सिर्फ यूएसए के लिए नहीं था, तो वो सभी के लिए मुश्किल था। तो उसका बहुत डिफिकल्ट हो गया कि जितने भी हम एफर्ट्स कर रहे थे उसके रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, क्योंकि प्रॉब्लम सभी जगह थे। जब फिर उससे आना बाहर हो गए तो फिर शिपिंग अचानक शुरू हो गया, फिर उससे आना शुरू किए तो फिर इन्फ्लेशन, तो ये एक के बाद एक शुरू हो गया। तो अनफॉर्चुनेटली उसमें रिजल्ट्स नहीं आए जितने भी हम एफर्ट्स कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली। जो दूसरा पॉइंट आपने कहा था कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं, तो अप एंड डाउन सेंट्रल वैली बहुत सारे ग्रोवर शोज होते हैं। मुझे पता नहीं आपके लिसनर्स में सभी अटेंड करते हैं या नहीं। फ्रेस्नो में कुछ होते हैं, मेरे ख्याल से मदेरा में कुछ होता है, या कोई 3-4 यूनिवर्सिटी में एक होते हैं। चाहे पर मैं कहूँगा जितने आप पॉसिबल हो सकते हैं तो वो ग्रोवर शोज आप अटेंड कीजिए, क्योंकि उस शो में आप हमारे सीईओ जाते हैं या हमारे की सीनियर मैनेजमेंट जाते हैं, तो उनको आपको डायरेक्टली क्वेश्चन करने का चांस मिलेगा कि भाई हमारी ये सिचुएशन है, तो आप उसके लिए क्या कर रहे हो, तो आपको वन ऑन वन वहाँ पे चांस मिल जाएगा।
और ओके। जितनी भी सारी आलमंड बोर्ड की मीटिंग है वो पब्लिक के लिए ओपन होती है। तो आप वहीं पे भी आ सकते हैं और आपकी जो भी कोई शिकायत हो या फीडबैक हो या क्वेश्चन हो, तो वहाँ पर भी आप आकर ये सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि ये सभी इंडस्ट्री मेंबर के लिए ओपन है। कब कब होती है ये मीटिंग? एवरी क्वार्टर, एवरी 6 मंथ्स और एवरी मंथ? तो ये कमिटी के हिसाब से डिपेंड होता है, जो भी, क्योंकि सो वेयर कैन गेट द इंफॉर्मेशन? कब है मीटिंग? तो ये आलमंड बोर्ड के वेबसाइट जो है almonds.org, तो वहाँ पे ये सारी जो अंडर इवेंट्स आप देख सकते हो कि कौन-कौन सी सारी मीटिंग है अगले कुछ महीने में। और ओके मैं वो ईमेल पर भी आपको भेज सकता हूँ। जी, ठीक है। थैंक यू कुलकर्णी जी, समा समाप्त हो गया। यहीं पे खत्म करेंगे हम आज का प्रोग्राम। थैंक यू समा निकालने के लिए, बातचीत करने के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद, सत श्री अकाल जी। बहुत-बहुत बुलाने के लिए शुक्रिया, और आगे भी अगर कोई आपको ज़रूरत पड़े या कुछ शिकायत हो या फीडबैक, तो ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, सत श्री अकाल। थैंक यू।